उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति को धामी कैबिनेट की मंजूरी। वन्यजीव हमले में घायलों की चिकित्सा सहायता बढ़ेगी। शोघरा ज्वारी के सबब उत्तराखंड में विरोध तेज। यूपी प्रशासन पर अमानवीय व्यवहार का आरोप। 30 जनवरी को प्रदर्शन का ऐलान। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। सिख और बौद्ध संप्रदायों को छूट। उत्तराखंड में जल्द बनेगी नई आवास नीति। शहरों और ढाबों की धारण क्षमता पर जल्द शुरू होगा काम। उत्तराखंड की सरकारी राशन दुकान गेहूं की वापसी। अभी तक बदले में मिल रहा था चावल। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा गंगोत्री यमुनोत्री धाम। औली में 3 फीट परत जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुख करेंगे खबरों का। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड में बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को बड़ी राहत। वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टियों में पर्यटन स्थल रहे गुलजार। औली, मसूरी और उत्तरकाशी में हजारों की संख्या में पहुंचे सैलानी। होटल, होमस्टे और स्थानीय बाजारों में रही जबरदस्त भीड़। बर्फबारी से स्थानीय लोगों के रोजगार और कारोबार को मिला फायदा। पर्यटन व्यवसायियों में बढ़ी उम्मीद। सीजन बेहतर रहने की संभावना। आगामी दिनों में और बर्फबारी से पर्यटन में और तेजी आने के आसार। और सीधे आपको संसद भवन ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र को लेकर प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए। कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा। और ये सत्र अपने बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई का बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। और मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी हैं
महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है। ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है। ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है। और मुझे पक्का विश्वास है, खास करके जो भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे इस अवसर को अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे। और मैं सभी प्रकार के उत्पादकों से यही कहूंगा कि जब भारत यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहते हैं, वैसा समझौता हुआ है, तब मेरे देश के उद्योगकार, मेरे देश के मैन्युफैक्चरर्स अब तो बहुत बड़ा बाजार खुल गया। अब बहुत सस्ते में हमारा माल पहुंच जाएगा, इतने भाव से वो बैठे न रहे। ये एक अवसर है और इस अवसर का सबसे पहला मंत्र ये होता है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं। और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते इतना नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका, दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है। और इसलिए 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, देश का ध्यान बजट की तरफ होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इस सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म,
परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। देश लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम्स अब उससे निकल करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के मार्ग पर मजबूती के साथ कदम रख रहा है। और जब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस होते हैं तब प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जो विश्व में एक भरोसा पैदा करती है। हमारे हर निर्णय में राष्ट्र की प्रगति ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमारे सारे निर्णय ह्यूमन सेंट्रिक है। हमारी भूमिका, हमारी योजनाएं ह्यूमन सेंट्रिक है। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता की महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और यही हमारी जो परंपरा है, उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें और लास्ट माइल डिलीवरी में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें कि बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर देश भर में यूजीसी की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्वराज सेवा दल द्वारा यूजीसी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। यूजीसी के माध्यम से लागू की जा रही नीतियों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी के जरिए लाई जा रही नई नीतियां समाज में संतुलन के साथ साथ विभाजन की स्थिति पैदा कर सकती है। उनका कहना था कि शिक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में सामाजिक संतुलन को नजरअंदाज कर वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि देश के भविष्य के लिए चिंताजनक है। के साथ यूजीसी कानून है, ये वोट बैंक को लेने का, वोट को तोड़ने का एक रास्ता है। पहले वोट लिए जाते थे, वोट तोले जा रहे हैं। आज देखिए जो सवर्ण है और एससी समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। आपने ओबीसी को एससी समाज के सिर पर बिठाने का काम करा है, क्योंकि आपने एक ये जो कानून लाए हैं, काला कानून, इस पर के बाद क्या होगा, एससी एसटी का कानून कमजोर पड़ जाएगा। ये कहें कि ओबीसी उनके बराबर चले जाएंगे, तो ये ओबीसी के वो बच्चे एससी समाज के बच्चों को भी परेशान करेंगे और ओबीसी के वो बच्चे जो सवर्ण लोग हैं, लिखने में होशियार हैं, उनको पढ़ने नहीं देंगे। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रशासन द्वारा किए गए कथित व्यवहार को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। जहां एक ओर प्रयागराज में शंकराचार्य स्वयं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी इस मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। देहरादून में गौकथा मंच से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाते हुए शंकराचार्य के समर्थन में प्रदर्शन की घोषणा की है। गौकथा मंच ने ऐलान किया कि 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन का कहना है कि मौनी अमावस्या जैसे पावन पर्व पर एक धर्मगुरु के साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि सनातन परंपराओं का भी अपमान है। गौकथा मंच के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद जी के से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए और उन्हें धार्मिक परंपराओं के अनुसार स्नान करने दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो विरोध आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है भारतीय गो क्रांति मंच श्री गोपाल गोलोकधाम और गो संसद के माध्यम से किया गया है और सीधे तौर से भारत के गो भक्तों की भावनाओं को प्रतिपादित कहा गया है कि जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग का जो प्रयागराज की पावन धरा पर माघ मेले में जो अपमान किया गया, तिरस्कार किया गया, प्रशासन द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको अमर्यादित तौर पर उनकी मर्यादा के बाहर था, उस तरह की भाषा का चयन प्रयोग वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने, उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। पटुकों की शिखाओं को खींचा गया, उनको अपमानित किया गया। ये घटना हम अगर देखते हैं तो आचार्य चाणक्य के धनानंद के उस प्रसंग के बाद भारत की धरती पर आज ही दिखाई देती है। अमावस्या में जो तीर्थराज प्रयाग में गुरु शंकराचार्य जी का जिस प्रकार से अपमान किया गया, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश पुलिस स्वामी जी को लेने स्वयं शिविर में आई और एक प्रोटोकॉल के तहत शंकराचार्य महाभाग को लेके गई। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में गमन करता है तो पुलिस को सब पता होता है कितने लोग जाएंगे, किस वाहन से जाएंगे और किस गंतव्य स्थान को जाएंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। ठंड और कोहरे के दोहरे असर ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर देखने को मिला। रुड़की, मंगलौर, लक्सर, भगवानपुर समेत नेशनल हाईवे चौक और प्रमुख चौराहों पर दृश्यता बेहद कम रही। कई जगहों पर वाहन चालकों को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे आवाजाही धीमी हो गई। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थमी हुई नजर आई। घने कोहरे के कारण वाहन रेंगते हुए चलते दिखे, जिसमें सड़क हादसों की आशंका भी बढ़ गई है।
खबर ऋषिकेश से, जहां पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जिलाधिकारी समन बंसल के औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं, कार्यालय में अव्यवस्थाओं और नियमों की खुली अनदेखी को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। जांच में पाया गया कि सब रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति से अवैधानिक रूप से लिपिक द्वारा विलेखों का निबंधन किया जा रहा था, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय दरों पर भूखंडों के छोटे छोटे टुकड़े पर कई रजिस्ट्रियां किए जाने के मामले भी सामने आए हैं। इससे करोड़ों रुपए के स्टाम्प चोरी की आशंका जताई जा रही है। खबर देहरादून से, जहां देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां जोरों पर है। बद्रीनाथ धाम में कपाट इस साल 23 अप्रैल को सुबह 6:15 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। इन तैयारियों को लेकर अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि 7 अप्रैल को नरेंद्र नगर से गाड़ू कलश यात्रा प्रस्थान करेगी। इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया। देखिए, जैसा कि हम सब लोग विदित हैं कि जो हमारे 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और जो धाम है पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया के धाम है, और लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है कि धामों से जुड़ी हुई है। और लंबे समय तक जो है कि देश भर के तीर्थयात्री इस वक्त का इंतजार करते हैं, जो बसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर जो है कि कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले जो कपाट है, जो श्री भगवान बद्रीनाथ जी का कपाट मंगलम का जो कार्यक्रम होता है, वो बसंत पंचमी के दिन टिहरी राजा के जो राजमहल में जो विधि विधान से जो इसकी तिथि घोषित हो चुकी है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का